हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूं ज्योग्राफी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो एसएससी में एमटीएस वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो है भारत में एग्रीकल्चर, भारत में कृषि। तो देखिए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो पहला है क्वेश्चन है कि भाई भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। तो ऐसे मैंने पूरे क्षेत्रफल को भारत के अलग अलग बाइफरकेट करके बताया है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। तो देखो, जैसे सबसे पहले कृषि की जाती है 51% भूभाग पर। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। भारत में 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। वन कितने पर है, फॉरेस्ट कितने पर है? भारत में लगभग 21% भूभाग पर वन है। बंजर भूमि की बात की जाए तो भारत में 24% भूभाग पर बंजर भूमि है। और चारागाहों की बात की जाए, यानी चारा पशुओं के लिए चारे की बात की जाए, तो भारतीय भूभाग के 4% पर चारा उपलब्ध है। यानी कृषि किस पर की जाती है? तो 51% भूभाग पर की जाती है। अब हम बात करते हैं भारत के सिंचाई के प्रमुख स्रोतों की। तो देखिए, भारत में जो सिंचाई के प्रमुख स्रोत है वो 3 कैटेगरी में बांट सकते हो आप उसको। पहले क्या? बड़ी सिंचाई योजना। दूसरा क्या? मध्यम सिंचाई योजना। तीसरा क्या? लघु सिंचाई योजना। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई बड़ी सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजना, इन दोनों को मिला के भारत में केवल 37%, यानी भारत में जितने भूभाग पर कृषि होती है उसका केवल 37% भूभाग पर बड़ी और मध्यम सिंचाई योजना से सिंचाई उपलब्ध होती है। 37। बाकी फिर ज्यादातर जो भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है वो लघु सिंचाई योजनाएं हैं। तो लघु सिंचाई योजना से 63% भूभाग पर जिस पर कृषि होती है उस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है लघु सिंचाई योजना के द्वारा। तो देखिए, लघु सिंचाई योजना में भाई बड़ी सिंचाई और मध्यम सिंचाई में नहरें आती हैं और बांध आते हैं। और जो लघु सिंचाई योजना है उसमें हम देखें तो वो 63% भूभाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में कौन सा स्रोत से ज्यादा सिंचाई होती है? तो भाई देखिए, भारत में कुआं और नलकूप से सिंचाई होती है 55%, यानी लगभग 55.9% होगा। तो यानी 45.9% भूभाग पर जो सिंचाई होती है वो कुआं और नलकूप से होती है। ठीक है। और नहरों से सिंचाई होती है भारत में कितनी? 31% भूभाग पर नहरों से सिंचाई होती है। तालाब भी भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है और 6% भूभाग पर भारत में सिंचाई होती है तालाब से। और अगर हम बात करें प्रायद्वीप भारत की, यानी दक्षिण भारत की, तो उसमें तालाब से सिंचाई प्रमुख है। यानी साउथ इंडिया में तालाबों से सिंचाई अधिक होती है। और उसमें भी एक स्टेट है तमिलनाडु, जिसे तालाबों का राज्य कहा जा सकता है। तो उसमें तालाब से सिंचाई होती है, यानी दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत तालाब है। और पूरे भारत में अगर बात की जाए तो तालाबों का कंट्रीब्यूशन है 6%। तो ठीक है, आप ये एग्जाम में याद कर सकते हो। बच्चों, हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भाई फसल के प्रकार। देखिए, फसल के बुआई और कटाई के आधार पर अगर हम समय के अनुसार देखा जाए तो फसल के 3 प्रकार है। तो पहला प्रकार है क्या? भाई रबी की फसल। दूसरा खरीफ की फसल। और तीसरा नेक्स्ट स्लाइड पर है जायद की फसलें। तो 3 प्रकार की फसलें अगर हम यहां देखें तो मैं इसको बना देता हूं। भाई रबी की फसल है पहली, दूसरी खरीफ की फसल है और तीसरी जायद की फसलें हैं। 3 प्रकार की फसलें होती हैं समय के अनुसार, यानी बुआई के समय के अनुसार। ठीक है। तो जो रबी की फसल है हम उसकी बात करते हैं अब। तो देखो, रबी की फसल क्या है? बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर और कटाई का समय है मार्च अप्रैल। और ट्रिक है आगे जोरा चमस, यानी ये वो फसलें हैं जो रबी के अंतर्गत बोई जाती है। जैसे देखिए, आगे जोरा चमस, आप इसे अगर याद करना हो आपको तो मुझे ऐसे ही याद है, तो मैंने आपको एक याद करने के लिए तरीका है आगे जोरा चमस, या फिर गेहूं चना जो मटर आलू सरसों राई। गेहूं चना जो मटर आलू सरसों राई, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, इसको मेमोराइज कर सकते हो। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है भाई, पहले क्या? आलू। आ से क्या हो जाएगा? आगे जोरा चमस, तो आ से क्या हो जाएगा? तो देखो मैंने लिखा हुआ है आ से आलू। गे से क्या हो जाएगा बच्चों? तो गेहूं। जो से क्या हो जाएगा? जो। रा से क्या हो जाएगा? राई। च से क्या हो जाएगा? चना। मा से क्या हो जाएगा? मटर। और सा से क्या हो जाएगा? सरसों। तो इन सब फसलों के उत्पादन जो है वो रबी की फसल के अंतर्गत किया जाता है। यानी ये सारी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो आपको मुझे लगता है याद रहेगा। अब जो खरीफ की फसल है,
खरीफ की फसल बच्चों जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और इसके लिए ट्रिक है, कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन सी फसलें आती है। तो भाई मैंने कहा सोमू गधा अति जुअर में बाम लगाता है। सोमू गधा अति जुअर में बाम लगाता है, यानी जो सोमू नाम का एक लड़का है वो गधा है और वो क्या करता है, जब उसे अति जुअर होता है, जुअर मतलब बुखार, तो जब उसे अति जुअर होता है यानी ज्यादा बुखार होता है तब भी वो क्या लगाता है, वो लगाता है बाम। वो सोचता है बाम लगाने से काम चल जाएगा, वो पैरासीटामोल नहीं लेता। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, तो इसमें क्या सो से क्या हो जाएगा बच्चों, सोयाबीन। मुंह से क्या हो जाएगा, मूंगफली। ग से क्या हो जाएगा, गन्ना। धा से क्या हो जाएगा, धान। आ से क्या हो जाएगा, अरहर। अच्छा बच्चों, अरहर को बोलते हैं लाल चना। ठीक है, लाल चना भी कहते हैं अरहर को, और इसे पिजन पी भी बोलते हैं, पिजन पी, तो इसे पिजन पी भी बोलते हैं। तो आपने देखा अरहर। और ती से क्या हो जाएगा, तिल। जुअर से ज्वार। बा से आया जाएगा बाजरा। मां से क्या हो जाएगा, मक्का। आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने एग्जाम दिए तो मैंने भी इसका पूरा लाभ उठाया और ऐसे मैंने एग्जाम पास किए। तो मैं आपको जो है ना, आपके डिफिकल्ट काम को मैं सरल करता चलूंगा ऐसे ही। तो आप देखिए भाई, आपने रवि की फसल याद की, आपने खरीफ की फसल याद की, और आपको अगर ये याद करना हो कि भाई ये बताइए, आप हिंदी वर्णमाला जानते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आप मुझे बताओ, का खा गा ऐसे होते हैं, तो उसमें देखो कि हिंदी वर्णमाला में ये बताइए कि इसमें दो फसलें हैं, एक तो रवि की और दूसरी खरीफ की। तो आप मुझे बताओ कि रा पहले आता है कि खा पहले आता है? तो आप जब हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे का खा, तो खा पहले आता है और रा आता है बाद में। तो जब ये खा पहले आता है तो इसको पहले रखना है, यानी इसकी बुआई होगी जून जुलाई के महीने में, और फिर 3 महीने बाद कटेगी ये। और जो रवि है, क्योंकि रा बाद में आता है, तो उसकी कटाई होगी अक्टूबर नवंबर में। तो आप, मुझे लगता है यहां से भी आपको ये समझ में आ गया हो, यानी खा पहले आता है, यानी खरीफ की पहले जून जुलाई में बोई जाएगी, और रा क्योंकि बाद में आता है तो उसकी फसलें बोई जाएगी अक्टूबर नवंबर में। तो ये आपको याद हो गया होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम, और इस नेक्स्ट स्लाइड पर ना जायद फसलों के बारे में लिखा हुआ है। भाई जायद फसलें वो होती हैं बच्चों जो रवि और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाती है, यानी रवि और खरीफ के बीच में, यानी दो फसलें रवि और खरीफ की प्रमुख है और उनके बीच में एक फसल बोई जाती है, तो उसको बोलते हैं जायद फसल। तो ये जायद फसल यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में और कटाई होती है जून जुलाई में। कौन कौन सी फसलें शामिल होती है सर इसमें? तो इसमें शामिल होती है बच्चों ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, इस तरह की लौकी, और जो बेल वाली फसलें होती हैं जो गर्मी में, खीरा, तो इस तरह की फसलें इसमें आती है जायद की फसलों में। ठीक है बच्चों, हम टाइप्स ऑफ अगर क्रॉप्स की बात करें, फसलों की बात करें, तो फसलों को हम दो तरीके से और बांट सकते हैं। एक है खाद्यान्न फसल और दूसरा है नकदी फसल। भाई खाद्यान्न फसल वो है जिसे हम खाने के लिए उगाते हैं, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस तरह से। और ऐसी फसलें जो नकदी फसल, उन फसलों को कहा जाता है जो फसलें हम कॉमर्शियल क्रॉप, यानी जिन्हें हम नगद यानी पैसे कमाने के लिए, मुद्राओं का अर्जन करने के लिए जिस फसलों को हम उगाते हैं उनको कहते हैं नकदी फसल। चाय, कॉफी, गन्ना, जूट, कपास, जिनको हम खा नहीं सकते, उनको बेचना है, उनका कहीं प्रोडक्ट बनेगा कुछ। जैसे आप जानते हो भाई चाय है, ठीक है, कॉफी है, बागान, गन्ना है, जूट है, कपास है। तो ठीक है जी, नकदी फसलें हुई बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने में हम ये देखते हैं भाई कृषि, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कृषि पौधों के खोज का इतिहास, यानी आजकल एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी फसल का मूल निवासी स्थान कहाँ है, यानी कौन सी फसल भारत में आई है। ठीक है, भारत में आज उगाई जा रही है, लेकिन वो फसल भारत की मूलतः नहीं है, उसे विदेशों से कहीं से वो भारत में आई है, कोई पुर्तगाली ले आया किसी को कोई अंग्रेज ले आया, ऐसी फसलें। तो देखो पहले लिखा कॉफी। जो कॉफी है वो अफ्रीका की फसल है, अफ्रीका के अबीसीनिया पठार की। अबीसीनिया से भारत आई है ये, यानी अफ्रीका में ही अबीसीनिया देश है। और जो तंबाकू है दक्षिण अफ्रीका की फसल है। अब दक्षिण अफ्रीका का मूल नाम रूप से पौधा था तंबाकू का, और इसे पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। तो कॉफी अफ्रीका का, ये अबीसीनिया का, ये अब दोनों अफ्रीका की है, अफ्रीका महाद्वीप की। तो कॉफी अबीसीनिया की है, तंबाकू ये भी दक्षिण अफ्रीका का है, अफ्रीका का ही है। तो ठीक है, मूंगफली और रबड़ ये दोनों ऐसे पौधे हैं, और काजू, ये तीनों पौधे, मूंगफली का पौधा, रबड़ का पौधा और ये काजू का पौधा, ये दोनों तीनों ब्राजील से भारत आए हैं। जैसे ठीक है, रबड़ का मूलतः स्थान है
ब्राजील, यानी ब्राजील से वो भारत आया। लेकिन ब्राजील जो है उस रबड़ के उत्पादन में पिछड़ गया है, वो थाईलैंड का पहला स्थान है। तो बताओ रबड़ के उत्पादन में किसका पहला स्थान है? तो आप कहोगे थाईलैंड का। ठीक है, अब देखिए आलू जो है, आलू के उत्पादन में, आलू भी भारत का पौधा नहीं है, ये भारत में आया है। कहां से आया है? तो ये आया है पेरू देश से। अब देखो आप ये सुनते हो, ब्राजील और पेरू दोनों दक्षिण अमेरिका के देश है, दक्षिण अमेरिका के देश है। कौन कौन से? एक तो ब्राजील, दूसरा पेरू। आलू जो है पेरू से आया है भारत में, टिटिकाका झील है वहां, सबसे ऊंची झील। ठीक है, अब देखिए मक्का जो आया है, मक्का का मूल निवास स्थान है, यानी मक्का पौधा है मूल रूप से अमेरिका का। गन्ना का भारत निवास स्थान है, और चाय का जो निवास स्थान है वो चीन है, चीन है। तो आप ये भी याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर ये कृषि के अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो कृषि में एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी होता है कि कुछ क्रांतियों के नाम एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत ईजी है, आप इसे रूट वर्ड से हमेशा याद कर सकते हैं। जैसे देखिए हरित क्रांति, तो ये आसान है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत की अगर बात करें तो 1966-67 में। MS स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा। और ये जो है ये गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए हरित क्रांति के भारत में जनक है MS स्वामीनाथन। कब हुई थी हरित क्रांति? तो 1966-67 में। और ये गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। गेहूं का उत्पादन इस क्रांति के आने से 5 गुना बढ़ गया था। ठीक है जी, तो हमने ये कर लिया बच्चों। देखिए श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफेद, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये व्हाइट। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब दूध से है बच्चों, ये दुग्ध क्रांति है, यानी दूध से संबंधित है। और भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुरियन, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो देखिए अगर हरित क्रांति पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, MS स्वामीनाथन का नाम आता है। और दूध की क्रांति, श्वेत क्रांति का पूछा जाए तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन दूध क्रांति से संबंधित है। श्वेत मतलब श्वेत होता है दूध। ठीक है, अब ये नीली क्रांति की बात आई बच्चों, तो नीली क्रांति है मछली उत्पादन से, मछली के प्रोडक्शन से है नीली क्रांति। बच्चों गुलाबी क्रांति है तो ये झींगा के उत्पादन से है, प्रॉन के उत्पादन से इसका संबंध है, गुलाबी क्रांति। ठीक है, झींगा मछली के उत्पादन से। पीली क्रांति है तेल से संबंधित, तिलहन की फसलों से संबंधित है, तो पीली क्रांति हो गई। भाई लाल क्या होता है? टमाटर होते हैं, मांस होता है लाल, और टमाटर होते हैं, तो ये टमाटर और से हो गई। फिर बच्चों गोल है, गोल होते हैं आलू, तो ये आलू के से संबंधित हो गई। रजत, देखिए रजत आया हुआ है, तो रजत का मतलब होता है सिल्वर। और बच्चों सिल्वर फाइबर कहते हैं, सिल्वर फाइबर कहते हैं किसको? रजत जो है, सॉरी, तो रजत है, और रजत अंडे से संबंधित है, अंडों के उत्पादन से, अंडा के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। सुनहरी क्रांति का मतलब है फलों के प्रोडक्शन से। इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब है समग्र कृषि विकास से, कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, समग्र कृषि विकास से, विकास से, समग्र कृषि विकास से। फिर ये बच्चों नेक्स्ट है भूरी क्रांति, इसका संबंध है फर्टिलाइजर से, यानी उर्वरक से, फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर से संबंधित है, यानी उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। बच्चों लिखा है कृष्ण क्रांति, देखिए जी कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोल और कोयले के प्रोडक्शन से, तो ये कोयल, इसके लिए आप लिख लो कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से रिलेटेड है। फिर ये अमृत क्रांति है बच्चों, नदियों को जोड़ने से संबंधित है। देखो नदियों को जोड़ने से संबंधित है, क्यों? क्योंकि देखिए जब नदियां आपस में जोड़ेंगी, लिंक होगा, तो उससे क्या होगा? उससे हर स्थान पर जहां सूखा पड़ता है वहां पर भी पानी की सुविधा उपलब्ध होगी, और इस तरह से बाढ़ पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। एक तो कई फायदे होंगे नदियों को जोड़ने के, तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ने से। सदाबहार क्रांति है, द्वितीय हरित क्रांति है ये, दूसरी द्वितीय हरित क्रांति, यानी दूसरी हरित क्रांति है ये, और ये 1983 और 84 में दोबारा शुरू हुई थी, दूसरी सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हरित क्रांति है। तो आपने बच्चों इनको याद किया, आप इनको याद कर लो। तो ये आप याद करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। देखिए जी,
तो ये जो कृषि वाले चैप्टर में फिर दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विश्व में कृषि के विशेष प्रकार। यानी विश्व में जो कृषि के विशेष प्रकार है, तो इनसे बहुत एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि एग्जाम में एनालाइज करोगे तो ये प्रश्न फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे कल्चर लिखा हुआ है वर्ड बच्चों, भाई अगर कभी कल्चर मतलब हो तो कल्चर का मीनिंग होता है उगाना, उगाना या पालना, किसी चीज को पालना या उगाना, तो बस ठीक है। तो विटीकल्चर, अगर कभी विटीकल्चर पूछा जाए तो अंगूर, अंगूरों को उगाना, अंगूर से संबंधित है विटीकल्चर, ठीक है। पीसी, पीसी मतलब पीसिस से संबंधित है, और पीसिस का मतलब होता है मछली, मछली से संबंधित है पिसीकल्चर, यानी मछलियों को पालना। सेरी का मतलब है सिल्क, यानी ये है सहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालना, सहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े, कीड़े पालना। तो भाई कल्चर का मतलब होता है पालना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बच्चों, तो ये हॉर्टिकल्चर का मतलब फलों से संबंधित है, बागवानी करना फलों से। ओलिव कल्चर है, ओलिव से, ओलिव बोलते हैं जैतून को, यानी जैतून की खेती करने को, जैतून के पौधे उगाने को बोलते हैं ओलिव कल्चर। ऑर्बरी कल्चर, ये संबंधित है वृक्षों और झाड़ियों से, वृक्ष व झाड़ियों से रिलेटेड है। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी कल्चर। एपी का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे याद कर लेना। एपी इंपॉर्टेंट है, शहरी इंपॉर्टेंट है, और पीसी इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद करना इनको, ठीक है। तो देखो इसमें एपी कल्चर है मधुमक्खी के मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालने को बोलते हैं कल्चर, मतलब पालना, एपी, ठीक है। फ्लोरी कल्चर बेटा याद आ जाएगा आपको, फ्लोरी है तो फ्लावर हो जाएगा, तो फूलों की संबंधित है, फूलों से, फूलों को पालना, उगाना। सिल्वी कल्चर है वुडिड प्लांट, वुडिड ट्री को उगाना, वुडिड ट्री यानी लकड़ी वाले पेड़, काष्ठीय वृक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा काष्ठीय वृक्ष, काष्ठीय वृक्ष उगाने से मतलब है सिल्वी कल्चर, ठीक है। फिर ये नेमेरी कल्चर है बच्चों, जंगलों में जो आदिवासी लोग हैं, आदिम जनजाति है, आजिम जनजाति है, वो उनके द्वारा कंदमूल का इकट्ठे करना, कंदमूल संग्रह करना उनके द्वारा, तो उसको बोलते हैं नेमेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर की बात है तो सब्जियां याद कर लेना, सब्जियों से, सब्जियों को उगाना है, उसे ओलेरी कल्चर बोलते हैं। मेरी कल्चर का मतलब मैराइन से होगा, और मेरीन का मतलब होगा समुद्री जीवों को उगाना, समुद्री जीव, समुद्री जीवों को पालना या पालना, ठीक है, उगाना या पालना। हॉर्सी है तो इससे हॉर्स याद आ जाएगा, और हॉर्स से याद आएगा आपको हॉर्स, और कल्चर का मतलब घोड़े पालना, हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़ा पालना। भाई ये वर्मी है तो वर्म का मतलब WO और वर्म याद आएगा, और वर्म का मतलब कैंचुआ पालन हो गया बच्चों, कैंचुआ, और ये घोड़ा पालन हो गया, ठीक है। मोरी कल्चर, तो ये मोरी कल्चर है, और इसका मतलब, ठीक है, तो ये फिर चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोरी कल्चर है सहतूत उगाना, रेशम के कीड़े पालने के लिए सहतूत की खेती, सहतूत की खेती को बोलते हैं मोरी कल्चर। तो मोरी कल्चर क्यों किया जाता है, वो सहतूत के पेड़ों को उगाया जाता है, और वो इसलिए उगाया जाता है जिससे कि उस पर फिर रेशम के कीड़े पाले जाए और उससे फिर रेशम प्राप्त करेंगे। देखो एरोपोनिक्स, हवा में पौधे उगाना, हवा में पौधे उगाने को बोलते हैं,
हवा में पौधे उगाना, हवा में खेती करना, इसको बोलते हैं एरोपोनिक्स। एक होता है हाइड्रोपोनिक, तो यहां लिख देता हूं मैं, बच गया। हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है जल में पौधे उगाना, जल में खेती, जल में पौधे खेती करना, जल में पौधे उगाना। देखिए ये पामो लिखा हुआ है, पामो का मतलब है बच्चों फल, ये फलों से संबंधित है, फलों की, फल विज्ञान को बोलते हैं पामोलॉजी। तो आपको कुछ है ना रूट वर्ड याद कर लेने हैं। जैसे देखिए अगर लॉजी आ गया, लॉजी का मतलब है विज्ञान, साइंस, ठीक है। अगर आ गया कल्चर आया तो बच्चों कल्चर का मतलब है उगाना, उगाना या पालना, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, पालना, और बड़े हेल्पफुल होंगे ये, आप इसको याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ता हूं मैं आपको, ठीक है। अब बच्चों ये आ गया है कि कौन सी फसल में कौन सा देश या राज्य अग्रणी है, अब इसके लिए करते हैं। तो भाई पहला फसल का नाम है चावल। बताओ चावल के उत्पादन में, भाई चावल के उत्पादन में कौन सा देश और कौन सा पहला राज्य अग्रणी है। तो इसके लिए देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको बच्चों। अगर मैं बात करूं पहले ट्रिक से पहले, चलो मैं वैसे बताता हूं आपको। अगर हम कंट्री की बात करें तो चावल उगाने में सबसे ज्यादा पहला नंबर है चीन का, पहला स्थान है चीन का। दूसरा चावल उगाने में पहला स्थान किसका है, चाइना का, चीन का। दूसरा क्या है, फिर है भारत, और फिर तीसरा है इंडोनेशिया। यानी 3 कंट्री जो टॉप कंट्री है वो चावल का प्रोडक्शन जो करते हैं, तो उनमें चाइना, भारत और इंडोनेशिया का पहला स्थान है। ऐसी अगर मैं रैंकिंग स्टेट वाइज दूं, भारत में कौन कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो देखिए इसके लिए पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पर है पंजाब, दूसरे नंबर पर है पंजाब, और तीसरे नंबर पर चावल के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो आपने देखा भाई ये 3 स्टेट्स हुए बच्चों, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अब इनकी ट्रिक बनाता हूं भाई कैसे याद करें इनको, भूल सकते हैं। देखिए अगर आपको छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो आप केवल पहला ही याद कर सकते हैं, भाई चावल में चीन पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, आप ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तीनों याद रखना है और रैंक भी पूछी जाती है, कई बार डिफिकल्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ना आप ट्रिक से याद रख पाओगे। एक तो आप ये भी आप ऐसे याद कर लो, चावल में पहले स्थान पर चीन और भारत में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर। लेकिन अगर तीनों को याद करना है तो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। देखो ये बनेगा सी, ये बी के लिए भारत हो जाएगा, और आई के लिए इंडिया हो जाएगा। तो आप, और ये हो जाएगा पी पे ऊ। तो आप ये कहानी याद कर लो तो मुझे लगता है कि आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे ही याद रखता हूं इसको। तो देखो क्या भाई, एक है सीबीआई, भाई सी फॉर चाइना, बी फॉर भारत, आई फॉर इंडोनेशिया, सीबीआई। और एक है पप्पू। तो एक सीबीआई संस्था है, आप जानते हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो एक संस्था है भारत में, और उसके बाद ये जांच एजेंसी है। और पप्पुआ जो है, पप्पू एक नाम का एक आदमी है और उसे चावल पसंद है, आप ऐसे याद रखो। सीबीआई एक जांच एजेंसी है, पप्पू एक लड़का है जिसे चावल पसंद है, और सीबीआई ने पप्पू को सीबीआई ने पप्पू को अरेस्ट किया है और वो चावल खाता है। यानी सीबीआई ने एक ऐसे व्यक्ति पप्पू को गिरफ्तार किया है जो चावल का शौकीन है, चावल खाता है। तो आपको, मुझे लगता है अगर 10 बार आप इसे ऐसा बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो भाई देखो, सीबीआई ने अरेस्ट किया है किसको, पप्पू को। कौन है पप्पू, जो चावल खाता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो सीबीआई, और ये पैसे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, दूसरे पैसे पंजाब हो जाएगा, और तीसरे से ऊ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ऐसे ये आपको याद रह सकता है बच्चों। अगर आप चाहो तो ऐसे रट लो यार, अगर नहीं रटना चाहते तो आप इस ट्रिक का भी सहायता ले सकते हो, ठीक है जी। दूसरा है गेहूं। अच्छा एक बताओ बच्चों, एक और बात है कि जो चावल है वो भारत में, चावल जो है वो इंडिया के अंदर गेहूं से ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यानी अगर ये पूछा जाए कि भाई चावल की खेती भारत में ज्यादा होती है या गेहूं की, तो उसका आंसर होगा चावल की। चावल के प्रोडक्शन भारत में ज्यादा है गेहूं की तुलना में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं गेहूं की। तो भाई गेहूं के उत्पादन में, अच्छा ये बताइए, एक और बात रह गई है, पहले चावल का ही खत्म कर लेते हैं। चावल भारत में उगाया जाता है जहां पर वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, यानी बारिश ज्यादा होती है जहां पर। और दूसरा टेम्परेचर होता है वहां का 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। यानी अगर वर्षा की बात करें तो वो 200 सेंटीग्रेड तक या 200 सेल्सियस तक, 200 सेंटीमीटर तक की हमें, 200 सेंटीमीटर क्यूब तक की हमें वर्षा चाहिए। और अगर तापमान की बात की जाए तो वो 220
20 सेल्सियस तापमान से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तक हमें तापमान चाहिए चावल को प्रोडक्शन करने के लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे भारत में धान की डलिया किसे कहा जाता है? भारत में धान की डलिया किसे कहा जाता है? तो भारत में धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़। और भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा। तो देखिए भारत में जो चावल का कटोरा कहा जाता है ना, वो कहा जाता है कृष्णा और गोदावरी के बीच के क्षेत्र को, बेसिन को, कृष्णा गोदावरी बेसिन को, यानी कृष्णा और गोदावरी के बीच के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों गेहूं की। तो जो गेहूं है, गेहूं की खेती जो होती है, अब गेहूं के लिए कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन कौन से देश है जो गेहूं के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए तो एक आप ट्रिक याद कर लो, तो उसमें क्या होगा, सारे देश भी कवर हो जाएंगे और सारे स्टेट्स भी कवर हो जाएंगे जो कि गेहूं के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखते हैं। तो देखो ये ट्रिक याद रखना आप, चीनी भरा उपमा, चीनी भरा गेहूं का उपमा, चीनी भरा गेहूं का उपमा। तो आप देखो इसमें समझा देता हूं मैं आपको इसको। भाई चीनी, चीनी तो समझते ही होंगे आप, भरा और गेहूं उपमा। तो इस ट्रिक से कैसे आप डिकोड करेंगे इसको, पहले इसमें चीनी भरा शब्द आया हुआ है, तो देखो ची से क्या हो जाएगा, चीनी से चीज नी, तो ये जो चीनी है, चीनी से आपको याद आएगा चीन। भाई गेहूं के प्रोडक्शन में चीन का पहला स्थान है। फिर ये जो भरा है, तो भरा को दो शब्दों में तोड़ दो आप, भा रा, तो भय से क्या हो जाएगा भारत, और रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रूस, भारत और रूस, चीन भारत रूस, ये 1 2 3 यानी टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं के प्रोडक्शन करते हैं। तो गेहूं के मामले में 3 टॉप कंट्री कौन कौन से हैं गेहूं के प्रोडक्शन में, तो चाइना, भारत और रूस। तो ऐसे आपने याद किया, आपने याद किया कि एक उपमा, एक डिश होती है साउथ इंडिया की, तो उपमा सूजी का बनता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं भाई वो जो उपमा है ना वो गेहूं का बना हुआ है, गेहूं का उपमा, और वो चीनी भरा हुआ है, चीनी भरी है उसमें, यानी चीनी भरा गेहूं का उपमा। ठीक है, तो देखो ये तो हो गए देश। अब ये गेहूं क्यों है, गेहूं को याद हो जाएगा भाई, गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं हम। फिर उपमा की बात है, तो उपमा से आपको याद आएगा भाई उ, पा और मा, यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो आपने देखा भाई एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में मतलब गेहूं के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, दूसरे पे पंजाब है, ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश है। तो आपने देखा 3 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, जो गेहूं के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखते हैं। तो आपको याद हो गया होगा ये। तो चीनी भरा गेहूं का उपमा। और सीबीआई ने अरेस्ट किया किसे बताओ, सीबीआई ने अरेस्ट किया पप्पू को, और पप्पू जो चावल खाता है, और चीनी भरा गेहूं का उपमा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, और आपको मुझे लगता है ये उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा। अब देखिए गेहूं की खेती कहाँ होती है, गेहूं की खेती होती है भाई बारिश, गेहूं की खेती के लिए बारिश चाहिए 100 सेंटीमीटर तक और सेंटीमीटर क्यूब तक, और तापमान चाहिए उसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फसल की बच्चों, गन्ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है गन्ना। गन्ने की प्रोडक्शन में भारत में और विश्व में कौन कौन से पहले स्थान पर है, तो देखिए हम गन्ने को देखते हैं। गन्ना बच्चों, भारत का जो गन्ना है, गन्ने का मूल निवासी स्थान क्या है, मूल स्थान है गन्ने का भारत। तो ये भारत का पौधा है गन्ना, बांस की तरह दिखने वाला है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए गन्ने के प्रोडक्शन में पहला स्थान कौन सा, तो आप याद रखो उमा, आप याद रखो उमा बीबीसी। एक उमा नाम की लड़की है और वो बीबीसी चैनल देखती है। तो देखिए बीबीसी को आप जानते होंगे, बीबीसी का मतलब है ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो जो ये मीडिया संस्था, एक एजेंसी है, समाचार एजेंसी है ब्रिटेन की बीबीसी, और उमा नाम की कोई लड़की है और वो, ठीक है, उमा बीबीसी को देखती है, उमा बीबीसी चैनल देखती है। तो ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भाई गन्ने के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। फिर क्या बच्चों, फिर है माँ, माँ से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो 2 स्टेट्स हैं जो बड़े हैं गन्ने के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखते हैं, यानी टॉप है वो। तो पहला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का गन्ना सबसे उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, और दूसरा महाराष्ट्र। अब देखिए फिर बीबीसी है बच्चों, तो बीबीसी से क्या हो जाएगा, बीबीसी, तो बी से क्या हो जाएगा, ब्राजील। यानी अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो गन्ना ब्राजील और दूसरा भारत,
और सी से क्या हो जाएगा, तो चीन। तो आपने याद किया भाई, ब्राजील, भारत, चीन। तो ऐसे बीबीसी, उमा क्या देखती है बच्चों बताओ, तो उमा देखती है बीबीसी, उमा बीबीसी देखती है, बीबीसी चैनल देखती है वो, जो कि एक समाचार एजेंसी है बीबीसी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, हालांकि जो गन्ना है, गन्ना आजकल साउथ इंडिया में भी उगाया जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भी जो साउथ इंडिया है वहाँ का गन्ना मोटा भी है और उसमें मिठास के ज़्यादा अंश है, इसीलिए दक्षिण भारत में भी ये अब उद्योग गन्ना की कृषि की जा रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र अगर ये पूछा जाए, यानी शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वो है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो अगर ये पूछा जाए बच्चों क्वेश्चन में, चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चीनी अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, तो बच्चों चीनी अनुसंधान केंद्र है कानपुर में। अगर दोनों पूछा जाए तो आप सब कंफ्यूज ना होना, गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर में और चीनी अनुसंधान केंद्र है कानपुर में। तो ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा भाई, गन्ना मूल रूप से स्थान है भारत का गन्ना होता है और उमा बीबीसी चैनल को देखती है, आप ऐसे याद कर सकते हो बच्चों। फिर आगे है चाय। देखिए, चाय एक पेय पदार्थ है और जो भारत में आप जानते हैं कि भारत में चाय के पीने वाले नशेड़ियों की संख्या बहुत है, और इसलिए जो चाय के, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो देखिए, जो चाय का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, तो चाय के प्रोडक्शन में चीन का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है भारत का। और पूरे अगर भारत में देखा जाए तो चाय के प्रोडक्शन में इंडिया में असम का पहला स्थान है, और दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु का। तो ये दो स्टेट हैं जिनमें असम और तमिलनाडु, चीन और भारत, ये चाय के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखते हैं। देखिए, चाय के प्रोडक्शन में चीन पहले स्थान पर है और स्टेट्स में असम पहले स्थान पर है। चाय जो है ना, भारत में जो चाय उगाई जाती है, भारत की जो चाय है वो काली है। भारत में कौन सी चाय उगती है? काली। भारत और श्रीलंका में काली। भारत और श्रीलंका में जो चाय उगाई जाती है वो है काली। और चीन और जापान में जो चाय होती है, चीन की और जापान की चाय का रंग है हरा। और जो ताइवान की चाय है, ताइवान की चाय उसका रंग है वो ओलंग चाय वहां पर उगाई जाती है, जो सबसे अच्छी होती है। ताइवान की चाय ओलंग है, जो कि सबसे उत्तम किस्म की चाय है। ठीक है। अच्छा, एक चाय के प्रोडक्शन में एक क्वेश्चन और आता है। चाय के मामले में ये क्वेश्चन आता है कि चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। बहुत बड़ा चाय का प्रोडक्शन भारत करता है, और खासकर ब्रह्मपुत्र घाटी में यानी असम में। ठीक है। लेकिन भारत में चाय पीने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी ज़्यादा है, तो भारत जितनी चाय उगाता है उतनी पी भी जाता है। यानी भारत जो है, भारत के पास में अब चाय निर्यात करने के लिए चाय नहीं बचती, यानी दूसरे देशों को बेचकर वो विदेशी मुद्राओं का अर्जन नहीं कर पाता। जबकि एक पिद्दी सा देश श्रीलंका, तो जो पिद्दी सा देश है श्रीलंका, वो भारत में, उसमें चाय का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर, लेकिन उसकी चाय वहाँ पर पीने वालों की संख्या कम है, यानी उपभोक्ता कंज्यूमर कम है उसके। तो इसलिए क्या होता है कि वो अपनी चाय को बेचता है और बेचकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का अर्जन करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर कंट्री है। तो अगर ये पूछा जाए भी टी एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है, तो टी एक्सपोर्टर कंट्री यानी सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है, तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर कंट्री है, जो अपनी चाय को बेचकर विदेशी मुद्राओं का अर्जन करता है। ठीक है जी, तो आपने कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पढ़ा चाय के बारे में। अब हम कॉफी की बात करते हैं। तो देखो, कॉफी की बात की जाए तो कॉफी के प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है ब्राजील। ब्राजील का पहला स्थान है। फिर दूसरे नंबर पर है वियतनाम, और तीसरे स्थान पर कोलंबिया। तो ये तीन देश हैं जो कॉफी में एक के बाद एक स्थान रखते हैं, जैसे ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया। इनको आप याद कर लेना। ब्राजील पहले नंबर पर है। वियतनाम एशिया का देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में है हमारे, तो वो दूसरे नंबर पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील। अब कॉफी की बात करते हैं भाई। कॉफी भारत में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कॉफी के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखते हैं, तो वो है कर्नाटक। सबसे पहले जो कर्नाटक है, जो कॉफी के नंबर 1 है, कॉफी के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है। और दूसरा है केरल, और तीसरा तमिलनाडु।
तो यानी ये स्थान है। तो अब इनको याद कैसे करा जाए, कोई ट्रिक हो सकती है क्या सर? तो देखते हैं ट्रिक अब नेक्स्ट में। भाई अगर हम कॉफी की बात की जाए, देखिए कॉफी एक जो पौधा है वो ब्राजील पहले स्थान पर है उसमें। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो उससे अगर आप याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। कैसे? देखिए आप याद करो, बीवी का नाटक केरल में होता है, केरल में होता है। आप इसे याद कर लो, बीवी का नाटक केरल में होता है। बीवी है और उसका नाटक कहां होता है? नाटक होता है केरल में। तो इसमें वो सारे स्टेट्स और सारे कंट्री शामिल हो गए जो कॉफी के उत्पादन में पहला स्थान रखते हैं। तो बच्चों देखो बी, तो ये बी हो जाएगा। तो पहले ब्राजील याद कर लो इससे, तो बी से तो ब्राजील, ठीक है। फिर ये वी आया तो वियतनाम याद कर लो इससे, वियतनाम, तो भाई पहले नंबर वियतनाम। कहाँ आया? तो कोलंबिया याद कर लो, कोलंबिया याद हो जाएगा आपको इससे। अब बच्चों फिर आया नाटक। भाई नाटक केरल में होता है, तो नाटक बताइए ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके नाम में नाटक आता है? तो कर्नाटक हो जाएगा बच्चों, ये कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये केरल आया हुआ है, तो भाई केरल जो है दूसरा स्थान रखता है, तो यानी कर्नाटक पहले पे और केरल दूसरे पर, तो केरल हो जाएगा। तो आपने देखा भाई कर्नाटक और केरल ये दो टॉप प्रोड्यूसर है किसके? कॉफी के। अब कॉफी में कौन सा पाया जाता है? कॉफी में अगर कॉफी की बात की जाए तो कॉफी में जो स्टूमुलेंट पाया जाता है, स्टूमुलेंट पाया जाता है, तो कॉफी में जो स्टूमुलेंट पाया जाता है वो कैफीन पाया जाता है, कैफीन। जबकि चाय में क्या पाया जाता है बच्चों? तो चाय में पाया जाता है थीन और कैफीन दोनों, थीन और कैफीन दोनों पाए जाते हैं चाय में, और कॉफी में कैफीन होता है। तो कॉफी की जो खेती की थी अंग्रेजों ने शुरू, वो चिकमंगलूर जिले में सबसे पहले शुरू की थी। बताओ कॉफी की खेती, कॉफी की कृषि अंग्रेजों ने सबसे पहले किस जिले में शुरू की? तो चिकमंगलूर जिला कर्नाटक में। यानी अंग्रेजों ने भारत में कॉफी उगाना शुरू किया तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में, और कर्नाटक ही इसके प्रोडक्शन में आज सबसे टॉप स्टेट्स है, ठीक है। तो कृषि आपने कॉफी का देखा। बच्चों कॉफी जो है वो ब्राजील में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, तो मैंने बताया था इससे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए ब्राजील में साओ पोलो मंडी है, साओ पोलो, तो जो साओ पोलो मंडी है उस मंडी को कहते हैं कॉफी मार्केट, यानी कॉफी बाजार। तो सबसे कॉफी मार्केट की बात की जाए तो साओ पोलो मंडी है। और अगर ब्राजील में कॉफी बंदरगाह की बात की जाए तो सेंटोस, तो सेंटोस नाम का कॉफी बंदरगाह है, कॉफी बंदरगाह, कॉफी पतन, तो ठीक है, क्योंकि वहां पर बंदरगाह यानी कॉफी के वहां पर मार्केट है, जिसे साओ पोलो को बोलते हैं कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, और कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है सेंटोस, सेंटोस को बोलते हैं कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों आपने याद किया कॉफी के 2 प्रकार होते हैं। अगर मैं कॉफी के प्रकारों की बात करूं तो इस पे कॉफी अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका और रोबस्टा, तो आपने इसको लर्न कर लिया, ठीक है जी। याद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों इसके बाद नकदी फसल है वो नारियल। तो नारियल का जो प्रोडक्शन है, नारियल का प्रोडक्शन किस स्टेट में ज़्यादा किया जाता है? तो देखिए अगर मैं नारियल की बात करूं बच्चों तो नारियल के प्रोडक्शन में इंडोनेशिया का पहला स्थान है, इंडोनेशिया, और दूसरे नंबर पर है फिलीपींस। और अगर नारियल के प्रोडक्शन में तमिलनाडु का पहला स्थान है, ठीक है, तो दोनों में तमिलनाडु का पहला स्थान है, ठीक है। अब रबड़ की बात करते हैं बच्चों। देखिए रबड़ जो है, रबड़ के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है थाईलैंड। तो आप इसके लिए ट्रिक याद कर लो, था से क्या, पहला था है तो थाईलैंड, तो थाईलैंड हो जाएगा, और ई से हो जाएगा, ई जो थाई है ना, तो इसके ई से हो जाएगा इंडोनेशिया। तो आपने देखा इंडोनेशिया, यानी रबड़ के प्रोडक्शन में 2 देश अग्रणी हैं, एक तो थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया। यानी थाईलैंड का नाम पूछा जाता है पेपर में। रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वो थाईलैंड है। और ये जो थाईलैंड है भाई, ये लेकिन ये जो पौधा है रबड़ पौधा मूल रूप से थाईलैंड का नहीं है। रबड़ पौधा कहाँ का है? मूल रूप से तो ब्राजील का है, रबड़ ब्राजील का पौधा है, लेकिन प्रोडक्शन में पहले स्थान पर आ गया है थाईलैंड, ठीक है।
अब भारत की बात करते हैं बच्चों, तो भारत में जो है केरल राज्य का पहला स्थान है किसके, रबड़ के प्रोडक्शन में। रबड़ का पौधा होता है और उससे एक लेटेक्स नाम का फ्लूइड निकलता है, तो उस फ्लूइड से वो कच्चा रबड़ होता है और उसी से फिर ये रबड़ बनती है। ठीक है जी, तो लेटेक्स निकलता है उससे एक फ्लूइड, और उसमें वो कच्चा रबड़ होता है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब जाके ये रबड़ तैयार होती है। थाईलैंड के रबड़ के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है थाईलैंड, और रबड़ के उत्पादन में पहले स्थान पर जो राज्य पूछा जाए तो वो केरल है। ठीक है, अब देखिए तंबाकू की बात करते हैं बच्चों। जो तंबाकू है, तंबाकू टोबैको है, तो टोबैको में पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो मुझे एक ट्रिक आती है इसकी। ट्रिक कैसे, देखो, पहले स्थान पर है इसमें चाइना, चीन है, और दूसरे स्थान पर है इसमें पहले स्थान पर है चाइना और दूसरे स्थान पर ब्राजील। तो ये तो स्टेट वो हुए, ये मतलब देश हुए जो पहले स्थान पर है। चीन पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है। अगर मैं राज्यों की बात करूं, स्टेट्स की बात करूं, तो देखिए स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूं तो स्टेट्स में आप इसके लिए ट्रिक याद रखना, एक अंधा व्यक्ति है और वो तंबाकू पी के नाटक करता है। एक अंधा व्यक्ति है और वो तंबाकू पी के नाटक करता है, तो आप याद कर लो, अंधा रात में नाटक करता है। और वो कब करता है, दिन में या रात में, तो रात में करता है। अंधा रात में तंबाकू पीकर नाटक करता है, अंधा रात में नाटक करता है। आप ऐसे याद करो, तो देखो याद करते हैं, अंधा रात में नाटक करता है, अंधा रात में नाटक करता है। आप ऐसे याद कर लो, नाटक करता है, अंधा रात में नाटक करता। तो इससे याद हो जाएंगे आपको स्टेट्स जो टोबैको के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखते हैं। भाई पहले अंधा आया, अब बताओ कौन सा स्टेट है भारत का जिसमें अंधा होता, आंध्रा, तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर रात है, कौन से भारतीय राज्य के नाम में रात लगा, तो गुजरात, तो ये गुजरात हो जाएगा। अब तीसरा है नाटक, बताओ कौन से भारतीय राज्य के नाम में नाटक लगा हुआ है, तो वो है कर्नाटक। तो ये 3 टॉप प्रोड्यूसर हो गए किसके, टोबैको के। तो सबसे पहले कौन, आंध्र प्रदेश। अच्छा, टोबैको जो है, टोबैको के मामले में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। और जो राजमुंद्री है, राजमुंद्री में में राष्ट्रीय टोबैको रिसर्च सेंटर भी है, नेशनल टोबैको रिसर्च सेंटर। तो रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो रिसर्च सेंटर है नेशनल राजमुंद्री कहाँ पर है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे है, आंध्रा में। ठीक है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर, तो वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, तो आप इसको याद कर सकते हो बच्चों। तो भाई तंबाकू में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है। स्टेट्स की बात करें तो अंधा रात में नाटक करता है, तो अंधा आंध्र प्रदेश, रात, और क्या करके करता है भाई, तंबाकू खाने के बाद करता है वो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, टोबैको अंधा रात में तंबाकू पीने के बाद नाटक करता है, अंधा रात में नाटक करता है, तो आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। आपको याद हो गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट फसल की ओर बढ़ते हैं, वो कपास। देखिए कपास के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है गुजरात का पहला स्थान है, और दूसरा महाराष्ट्र का है, तो दूसरा महाराष्ट्र है। और इधर अगर हम बात करें, तीसरा तेलंगाना का पहला स्थान है। और अगर हम बात करें देशों की, तो उसमें ICU यानी कपास में इंडिया का पहला स्थान है, इंडिया का पहला स्थान है। C से फिर हो जाएगा चाइना का दूसरा स्थान है, और फिर U से हो जाएगा USA का तीसरा स्थान है। तो आप इसे याद कर सकते हो। तो मैंने क्या, और फिर ये बच्चों ये मक्का को प्रोडक्शन में कौन सा पहले स्थान पर, देखिए मक्का के प्रोडक्शन में अगर हम राज्य की बात करें तो वो है कर्नाटक का पहला स्थान है बच्चों। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, कर्नाटक और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। और अगर हम देश की बात करें तो इसमें अमेरिका का पहला स्थान है, अमेरिका। ठीक है, यानी मक्का के प्रोडक्शन में अमेरिका का पहला स्थान है। अगर हम तेल की बात करें, तिलहन की बात करें, तो तिलहन में बच्चों, तिलहन की बात करते हैं तो तिलहन में कई सारे होंगे, जैसे सरसों की बात करें, तेल सरसों का भी निकलता है, तो वो राजस्थान में हो जाएगा। नारियल की बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा, और अगर हम बात करते हैं सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी के प्रोडक्शन में कर्नाटक का पहला स्थान हो जाएगा।
बात करें अगर मूंगफली की, तो मूंगफली के प्रोडक्शन में गुजरात का पहला स्थान हो जाएगा। और तिलहन में ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात का नाम आता है, गुजरात का। तो तेलों के प्रोडक्शन में गुजरात का पहला स्थान आता है। लेकिन अलग अलग अगर हम फसलों की बात करें, सरसों राजस्थान है, केरल तमिलनाडु की बात केरल, नारियल की बात करें तो तमिलनाडु है, सूरजमुखी की बात करते हैं तो कर्नाटक है, मूंगफली की बात करते हैं तो गुजरात का पहला स्थान है। बच्चों अगर दालों की बात करते हैं, दाल के प्रोडक्शन में भारत का पहला स्थान है, भारत का प्रथम, तो भारत का प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान है, ठीक है। और जो दाल है, दालों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, तो दालों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। और सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि आपको पता है कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, सोयाबीन का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो सोया प्रदेश। तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं, एमपी को, सोया प्रदेश, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर ये बाजरा लिखा हुआ है बच्चों। तो बाजरा, एक रामू नाम का लड़का है, रामू, और उसको क्या पसंद है, रामू को बाजरा पसंद है। तो रा से रा एम यू, तो आप ऐसे याद तोड़ सकते हो। तो रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान, तो बाजरे के प्रोडक्शन में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। एम से महाराष्ट्र, तो फिर ये महाराष्ट्र आ जाएगा बच्चों, महाराष्ट्र हो जाएगा। और यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे भाई बाजरे के प्रोडक्शन में किसका पहला स्थान है, बाजरा। तो मैंने कहा इसके लिए याद कर लो रामू, रामू। तो क्या सर, रा से हो जाएगा राजस्थान, भाई राजस्थान का पहला स्थान है। एम से क्या हो जाएगा बच्चों, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का पहला स्थान हो जाएगा। उसके बाद यू से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान हो जाएगा। 1 2 3 तीनों रैंक हमने बता दी। बाजरे के प्रोडक्शन में राजस्थान का पहला स्थान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा, ठीक है बच्चों जी। आगे बढ़ते हैं फिर। अब कुछ ये फसलें लिखी हुई हैं जिनमें हमें एक एक केवल राज्य को याद करना है, और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनमें। जैसे केसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केसर का। के इंपॉर्टेंट कैसे भाई, केसर के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये इसका आ जाएगा कश्मीर। कश्मीर का पहला स्थान है केसर के प्रोडक्शन में। बच्चों दूसरा आया हुआ मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च के प्रोडक्शन में केरल का पहला स्थान है। काली मिर्च इसे बोलते थे, यूनानी लोग इसे यवन प्रिय मसाला कहते थे, यवन प्रिय, ठीक है। ब्लैक पीपर, छोटी इलायची, भाई इलायची के प्रोडक्शन में भी केरल का पहला स्थान है, ठीक है। अदरक के मामले में पहला स्थान है मेघालय का। जीरा के प्रोडक्शन में पहला स्थान है राजस्थान का। ये लौंग है, लौंग के मामले में पहला स्थान तमिलनाडु है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है बच्चों, याद आ गया, जीएस का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि लौंग वास्तव में एक, जो बायोलॉजी में पूछा जाता है बोटनी में, कि लौंग है एक क्या, तो लौंग है एक, जो लौंग है क्लोव होती है, वो फूल की कली होती है, यानी वो एक पुष्प कलिका है, फूल की कली है, फ्लावर बर्ड है वो एक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लौंग है वास्तव में एक फूल की कली। अच्छा केसर क्या है, तो ये जो सैफरॉन है, तो सैफरॉन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां लिख देता हूं बच्चों। तो केसर है क्या एक, ये स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, 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 वर्तिकाग्र सॉरी, वर्तिकाग्र, तो ये स्टिग्मा है, ठीक है बच्चों। फिर आगे लिखा हुआ है मिर्च, मिर्च के प्रोडक्शन में कौन सा पहला स्थान पर है, तो भाई मिर्च और हल्दी दोनों में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। आप इसे नोट डाउन कर लो, बिल्कुल सब कुछ अच्छी तरह देखने के बाद, अच्छी तरह डेटा को अपडेट करके बनाया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप याद कर लो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मैंने सारा कवर इसमें कर दिया। तो बच्चों देखो केला, केला और पपीते के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है गुजरात, गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ बच्चों, तो गुजरात में केला के प्रोडक्शन में भरूच का नाम आता है, भरूच, तो भरूच में बहुत केले का प्रोडक्शन होता है बच्चों। फिर ये अमरूद है, अमरूद के मामले में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। अब ये आम और आंवला दोनों के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूध में भी उत्तर प्रदेश बच्चों, चीनी में भी उत्तर प्रदेश, इन तीनों में, आम में, आंवला में, दूध में और चीनी में उत्तर प्रदेश। और भैंस के प्रोडक्शन में भी, भैंस भी सबसे ज्यादा होती है, कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया।
जौ पूछी जाए तो जौ के प्रोडक्शन में ही सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश। अभी बच्चों कटहल पूछा गया है, तो कटहल के उत्पादन में किसका पहला स्थान है? तो देखिए जी, कटहल के प्रोडक्शन में असम का पहला स्थान है, तो ये असम हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे को। तो देखो दोबारा एक बार कर लो, केसर के प्रोडक्शन में पहला स्थान है कश्मीर, काली मिर्च के प्रोडक्शन में पहला स्थान केरल है, तो आप इसका छोटी इलायची केरल, अदरक मेघालय, जीरा के प्रोडक्शन में राजस्थान, लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु, मिर्च और हल्दी में आंध्र प्रदेश, केला पपीता गुजरात, अमरूद के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश, आम आंवला दूध चीनी में उत्तर प्रदेश, और कटहल में प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है असम। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, अनानास के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर कौन है? तो पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है किसमें? अनानास के प्रोडक्शन में। अनार संतरा अंगूर के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, सेब के प्रोडक्शन में कश्मीर का पहला स्थान है। नाशपाती में पहला स्थान है उत्तराखंड का, उत्तराखंड हो जाएगा इसके लिए। और अखरोट कश्मीर पहले स्थान पर है, और खट्टे फलों में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, यानी खट्टे फलों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो करता है आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये ऑर्किड नया क्वेश्चन है। तो इसमें ऑर्किड क्या होता है? इसका फूल होता है एक, और इसके प्रोडक्ट इससे बनता है इत्र, सेंट वगैरह बनाया जाता है, और वहां पर इसकी डिमांड है ऑर्किड की। तो जो ऑर्किड होता है इसके मामले में पहला स्थान रखता है, जिसे ऑर्किड स्टेट बोलते हैं, ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया, ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑर्किड के प्रोडक्शन में अरुणाचल प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, अब ये गवार गोंद है, इसे क्लस्टर बीन बोलते हैं, क्लस्टर बीन। इसका कई जगह प्रयोग करते हैं, खाने में भी प्रयोग करते हैं, आइसक्रीम वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं। तो गवार गोंद के मामले में पहले स्थान पर है भारत में राजस्थान, तो गवार गोंद को बोलते हैं क्लस्टर बीन, और इसके मामले में पहले स्थान पर है राजस्थान का। ठीक है, आपने नोट कर लिया बच्चों। इसमें क्वेश्चन पूछा गया वर्गीज कुरियन। देखिए वर्गीज कुरियन का संबंध है दुग्ध क्रांति से संबंधित है, और भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। तो बताओ किन के प्रोडक्शन में भारत का दूसरा स्थान है? फल और सब्जियों के प्रोडक्शन में भारत का दूसरा स्थान है। अब ये क्यूरिंग क्या होती है? क्यूरिंग देखिए, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया, को बोलते हैं क्यूरिंग की प्रक्रिया। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तंबाकू की पत्तियों को सुखाने के लिए, उसको क्यूरिंग बोलते हैं। पिजन पी और लाल चना कहा जाता है अरहर को। ठीक है, तो बच्चों हमने ये कवर इसमें कर लिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी मैंने कराया है आप इसको सही तरीके से मेमोराइज कर लेना। आप देखोगे कि अगर कोई भी कृषि में क्वेश्चन आएगा तो इससे ही आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको जो है ना, मैं आगे भी आपको ऐसे ही एमटीएस, क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो एमटीएस के मैं ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, और सारी वीडियो में एमटीएस वाले एग्जाम को ध्यान में रखते बनाऊंगा अभी ये। तो आप देखोगे तो मैं जो भी वीडियो बनेंगे उसमें से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, आप देखते रहना इसको। ठीक है जी।